ठीक है। विसर्ग संधि क्या होता है? एकदम आसान है। विसर्ग का मतलब है, विसर्ग आप लोगों को पता है विसर्ग चिन्ह क्या होता है? जी सर। अंग्रेजी में तो जो दो ठो बात होता है। अंग्रेजी दो में बिंदी। हाँ, अंग्रेजी में जो कॉलन होता है ना, जी सर, ये ऊपर नीचे बिंदी होता है रेस्क्यू सर, दो ठो। ऊपर नीचे, बिल्कुल, ये विसर्ग संधि है। विसर्ग जरूर आएगा, राधे जी आपने गलत लिखा है। तो विसर्ग संधि का एकदम आसान सा नियम है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन अगर आता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन अगर आता है तो वह विसर्ग कहा जाएगा, मतलब उसमें विसर्ग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग डायरी में, विसर्ग के साथ, अर्थात इसमें विसर्ग रहेगा ही रहेगा, वह विसर्ग संधि कहलाएगा। या तो हम उसको संधि विच्छेद करते समय विसर्ग देख लें, या फिर बाद में बीच में कभी रहता है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, निरस का आप संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? निह धन रस। निह धन रस। ठीक है। निह धन अब रस। इसमें एक देखने वाली बात ये आ रही है कि निह में तो न में छोटी की मात्रा है ना, लेकिन जब हम निरस लिखते हैं तो न में बड़ी की मात्रा लिखते हैं। ये हम क्यों लिखते हैं? ठीक है। दूसरा एक और उदाहरण मैं देता हूं, निरोग हम लिखते हैं। निरोग में क्या होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा? क्या होगा? छोटा। संधि नहीं, निरोग में बड़ा होगा, छोटा आएगा। देखिए, जब निरोग हम लिखते हैं तो न में बड़ी ई रखते हैं, लेकिन अगर उसका संधि विच्छेद करते हैं तो निह धन रोग। कभी आप लोगों ने यह सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सर ये हा के कारण होता है, जो निही शब्द हम बोलते हैं उस कारण से। चलिए सर शायद बोलिए। सर शायद पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि जहाँ बिना का सेंस दे रहा है सर, निह रस, बिना बिल्कुल, रस के, बिल्कुल। हाँ, लेकिन तो वो उस वजह से मात्रा परिवर्तन क्यों हो जा रहा है? सर ये विसर्ग में जो हा आता है, जो अपन बोलते हैं बिंदी के कारण हा आता है वहाँ, उस कारण से होता है क्या सर ये? चलिए मैं अब आपको इसका सूत्र बता देता हूँ, लिख लीजिए। छोटी ई या छोटा ऊ, ई समझ रहे हैं ना, हर्ष ई कुछ लोग बोलते हैं, या छोटा ऊ, जैसे मैंने यहाँ लिखा छोटी ई या छोटा ऊ, इसके बाद अगर विसर्ग आता है, ये नोट करते रहिए आप लोग, विसर्ग आए, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो विसर्ग है और उसके साथ में र रहे, विसर्ग के बाद र रहे, मैंने बताया आपको कि छोटी ई या छोटा ऊ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद र रहे तो ये बदल जाता है। ठीक है, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, छोटी ई या छोटा ऊ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद र रहे, मैं इसमें टाइप कर दे रहा हूँ। विसर्ग के बाद अगर र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग चिन्ह हटा दिया जाता है। किसी का माइक ऑन है, आप लोग ऑफ कर लीजिएगा। विसर्ग हट जाता है और छोटी ई या जो छोटा ऊ है, ये हर्ष जो है वो दीर्घ में बदल जाता है। जैसे छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी और छोटा ऊ की जगह बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगा। स्पष्ट है या फिर से बताऊं इसको? अगर ये आप सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि छोटी ई या छोटा ऊ के बाद विसर्ग है, जैसे मैंने आपको बताया निरोग, निरोग है, उसमें विसर्ग आया है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि निरस बताया, निधन रस, अर्थात छोटी ई के बाद विसर्ग का चिन्ह आ रहा है और उसके बाद र आ रहा है। तो इसमें एकदम साधारण नियम है कि ये जो छोटी ई की मात्रा होती है, जब हम संधि करेंगे तो उसमें छोटी की मात्रा बड़ी में परिवर्तित हो जाएगी। स्पष्ट है यहाँ तक या फिर से बताऊं? दीपा जी, मैं छोटी ई की चर्चा कर रहा हूँ, छोटे ऊ में अभी नहीं आया हूँ मैं, ठीक है। हालांकि आपका ये सही है दीपा जी कि छोटे ऊ का भी बड़े ऊ में बदल जाता है। क्लियर है? एक और उदाहरण मैं देता हूँ, नीरज का आप संधि विच्छेद करिए तो समझ में आएगा। नीरज का क्या होगा? सर नि धन रज, नि है
और साथ में रज। रज। अब देखिए हाँ, रज। मैंने जो सूत्र बताया कि यहाँ नी में 9 में छोटी की मात्रा है और उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद र लगा हुआ है। अगर ऐसा आता है तो वो आगे चल करके नी में बड़ी में परिवर्तित हो जाता है। ये मैंने छोटी ई का बताया। अब दीपा जी ने जैसे भेजा है, दीपा ने भेजा है छोटा ऊ वाला। अब छोटे ऊ पे आ जाता हूँ। मान लीजिए दुहराज इन्होंने बोला है। दुह, दुह का मतलब क्या होता है? दुह मतलब दुखद, ठीक है। दुह और राज मिलकर के क्या बन जाएगा दीपा जी, क्या बनेगा? सर दुराज, दुराज, बड़ा हुआ, बड़ा वाला। ठीक है एकदम। अब आप लोगों को चीजें स्पष्ट हो गई। ये पहला सूत्र है। ये अगर ध्यान रहेगा अक्सर इसमें से, ये जो पहला सूत्र मैं बता रहा हूँ, अक्सर इसमें से प्रश्न दिया जाता है। एक और मैं उदाहरण इसका दे देता हूँ। नीरव का क्या होगा? इसका संधि विच्छेद करिए। निह धन रव। इसी तरह से नीरज हो गया, धन हाँ, बिल्कुल। नीरस हो गया, निरोग हो गया, उसका इसी तरह से करेंगे। अब आते हैं अगले नियम की तरफ। नियम नंबर 2 लिख लीजिए आप लोग। निधन हुआ नहीं ज्योति जी, र होगा ना, र होगा तभी वो बदलता है दूसरे में। चलिए अब मैं नियम 2 बता रहा हूँ कि विसर्ग के बाद अगर च और छ लिख लीजिए, च, छ, ट और ठ हो। विसर्ग के बाद यदि च, छ, ट, ठ और त, थ पूरा ही ग्रुप आ गया, ठीक है। विसर्ग के बाद च, छ, ट, ठ या त, थ आए, उसमें ट लिखा गया, तो विसर्ग श, स और स में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदलेगा? तालव्य श, दंती स और वो वाला पेट काटा स जिसको बोलते हैं मूर्धन्य स, इसमें बदल जाएगा। फिर से देख लीजिए। विसर्ग के बाद अगर सर एक बार और रिपीट करिए ना। हाँ, विसर्ग के बाद देखिए संदेश बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ। विसर्ग के बाद यदि च, छ, ट, ठ और त और थ आए, ठीक है। विसर्ग के बाद च, छ, ट, ठ और त और थ आए तो विसर्ग श वाले जो समूह है ना, श 3 स है, तालव्य श, दंती स और मूर्धन्य श। या ऐसे देखें तो श, शाप वाला स, सांप वाला स और षटकोण वाला स, इन तीनों में बदल जाता है। आप में से कोई उदाहरण देगा इसका? कोई एक उदाहरण देना चाहे, बताइए। निष्कपट। निष्कपट, बहुत सुंदर। निष्कपट का क्या होगा? सर निधन कपट होगा। हाँ, निधन कपट। तो ये सूत्र आ रहा है उसमें। तो सर पेट काटा स तो आधा आ जाएगा ना सर? सर निश्चल हो सकता है सर। निश्चल, निष्कपट लिखेंगे तो आधा स लिखेंगे ना सर, दांती स को। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रही हैं। आपको डरना नहीं है। जब प्रश्न पूछा जाता है तो अगर सही है तो आप स्टैंड करिए। ये नहीं कि उसमें आपको शंका होने लगी। अगर शंका होने लगी तो समझ लीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो ढंग से नहीं पढ़ा है। निष्फल हो गया, निष्कपट हो गया, और भी है निश्चय। देखिए निश्चय, निश्चय भी तो इसमें आएगा, नहीं आएगा? नी के बाद आ रहा है, च, छ आ रहा है। मैंने उसमें च, छ का भी उल्लेख किया था ना। तो निश्चय अगर आता है तो निधन क्या होगा? निश्चय का निधन चय, निधन चय। सर। हाँ बोलिए। सर निष्कपट कैसे हो सकता है सर? अभी तो आप बोले तो च, छ, त, ठ या त, थ, तो यहाँ तो क आ रहा है ना सर। निष्कपट में वो पेट काटा स आ रहा है क्या? निधन कपट अगर आप लिखती हैं तो च, छ, ट, ठ और त, थ मैंने बताया। जी सर। तो इसमें आप कह रहे हैं कि निष्कपट नहीं आना चाहिए। वो क वाला फॉर्मूला में नहीं। ये पहले इन्होंने बता दी। ये फॉर्मूला में अब आ रहा हूँ। वो भी होता है, क ख भी होता है।
लेकिन ये जो मैंने आगे बताया, निश्चय बताया, ये भी इसमें आता है। जैसे एक हाँ उदाहरण सर मैं- निश्चय। हाँ, निष्कपट वाले में मैं अभी आने ही वाला था, तब तक इन्होंने बता ठीक। दिया। ठीक है, चलिए अब ये सूत्र क्लियर है कि नहीं है? जैसे मैंने एक धनुष टंकार कैसे लिखेंगे, कोई लिख के देगा हमें? क्या सर, क्या बोले? धनुष टंकार। धनु धन धनु धन टंकार। धनुष टंकार, पहले वो शब्द लिख के दिखाइए हमें। अच्छा, एक मिनट। टाइप करिए, और बाकी लोग भी टाइप करें, एक अकेले पूजा पे मत भार दे दीजिए लिखने का। धनुष टंकार, हाँ देखिए विशाल जी ने सही लिखा है। ठीक है, धनुष टंकार। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? क्या होगा बताइए? हेलो हाँ बोलिए। सर, धनु प्लस टंकार। धनु नहीं, धनु होगा, विसर्ग संधि हम बोल रहे हैं ना, धनु प्लस टंकार होगा। ठीक है, धनु धन टंकार, ये धनुष टंकार होगा। हो गया। ये धनुष टंकार मैंने कहीं प्रश्न पत्र में देखा था, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आप लोग। निष्ठुर कैसे लिखेंगे? सर धनुष टंकार का थोड़ा बताइएगा, हम वो वर्ड ही देख रहे थे कैसे होगा, उसका तोड़ेंगे कैसे सर? धनु, धनुष टंकार मतलब धनुष की आवाज, तो धनु हाँ। लिखते हैं, धनु। मैंने देखिए भेजा हाँ। है इसमें संदेश में, धनु और अच्छा। टंकार। टंकार का मतलब होता है आवाज। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब तीसरा सूत्र जो बीच में बता दिया, दीपा ने बता दिया। तीसरा सूत्र आप लिखिए, ई या ऊ के बाद अगर विसर्ग आए, छोटी ई। सर, हाँ बोलिए। सर निष्ठुर का क्या होगा सर? निह करके शुरू करते हैं, निह धन ठुर। निहधन ठुर। हाँ, ठुर, ठुर मतलब उसका कोई थौरा नहीं रहता है। ठीक है, ठुर, निधन ठुर ये होगा, निधन ठुर ये निष्ठुर होगा। तो मैंने जो नियम बताया है कि विसर्ग के बाद ट ठ बताया ना, तो वो मूर्धन्य ष में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला तीसरा सूत्र में जो बता रहा था, छोटी ई या छोटा ऊ के बाद अगर विसर्ग आता है और उसके बाद क ख प या फ हो, क ख प या फ हो। ठीक है, ये मैंने लिख के भेज दिया आपको। मैंने बताया छोटी ई और छोटा ऊ के बाद अगर विसर्ग रहे और उसके बाद में क ख प फ जुड़े, तो विसर्ग को हम मूर्धन्य ष में बदल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? मूर्धन्य ष का उसके नीचे हलंत रहेगा, अर्थात आधा स आएगा, ये ध्यान रखें। सर इसको थोड़ा फिर से बोलिए ना एक बार। मैंने आपको बताया कि छोटी ई और छोटा ऊ के बाद अगर विसर्ग का चिन्ह हो, ठीक है, छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग का चिन्ह हो और उसके बाद आपका ये आए क ख प और फ आए, तो ये जो विसर्ग है वो बदल जाता है मूर्धन्य ष में। मूर्धन्य ष मतलब वो प का पेट काट दीजिए तो मूर्धन्य ष हो जाता है। क्लियर है? देखिए मैंने संदेश बॉक्स में टाइप करके भेजा है, एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। इसका एक उदाहरण दें। सर निष्फल होगा क्या सर उदाहरण में? एकदम निष्फल होगा, संकोच ही नहीं है, निष्फल होगा। इसके बाद निष्कपट होगा, निष्काम होगा। ठीक है, निष्कलंक। निष्पाप, निष्कलंक, निष्कर, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। क्लियर है? आगे बढ़े। चौथा सूत्र, बस जी सर। 2 सूत्र और है, उसके बाद ये विसर्ग संधि का प्रयोग खत्म हो जाएगा। चौथा सूत्र लिखिए, अ के बाद अगर विसर्ग आए, अ के बाद अगर विसर्ग आए और उसके साथ में क्या रहे, क ख प और फ रहे। मैंने इसके पहले वाले में बताया था छोटी ई और छोटा ऊ। अब मैं बता रहा हूँ कि अ रहे, अ के बाद विसर्ग रहे और उसके साथ क ख प फ रहे, तो विसर्ग को नहीं बदला जाता है, इसमें विसर्ग नहीं बदलता है। ये जरूर याद रखिए, इस तरह का पूछा जाता है और हम गलती कर देते हैं।
सर विसर्ग के बाद क्या बोले बाफ हो? देखिए मैंने टाइप करके भेजा है, अगर अ जी के सर। साथ में विसर्ग हो और उसके बाद क ख और प फ हो तो विसर्ग के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? कोई उदाहरण देगा आप में से? सर प्रातःकाल। प्रातःकाल, बहुत सुंदर। उसमें कैसे आया प्रातःकाल में? ये सर सूत्र कहाँ से आया? प्रातः हाँ धन काल होगा तो प्रातःकाल हो गया। हाँ, इसका और जो मतलब प्रातः में हम विसर्ग लगाए हैं उसको भी चेंज नहीं करेंगे, उसके साथ सिर्फ काल लिख देंगे। क्यों बदला? क्योंकि तह है ना, अ में अ है, अर्थात जो आपका हाँ। पहले शब्द का अंतिम अक्षर है वो अह लिखेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, अह लिख रहे हैं, अह के साथ में ये चीज़ें क जुड़ी है, इसलिए आप प्रातःकाल। शिवम जी ने दुख बताया। और कोई? अंतःकरण। गति अधोगति। अधोगति में कहाँ विसर्ग रहता ही नहीं है। हाँ रहता है सर, अधोगति होता है, अधोगति। अधोगति हम तो लिखते हैं उसको। अध हाँ सर अधोगति में होता है सर विसर्ग। अधोगति लिखते हैं, अधःगति तो नहीं लिखते हैं। लेकिन जब वो कंप्लीट होता है तो उसमें कहाँ विसर्ग रहता है? ऐसा बिल्कुल, करना है वही। जिसमें हमको क्वेश्चन में भी आपका रहे जो और आंसर में आपका भी जो विसर्ग। शब्द बने उसमें विसर्ग न हटाया गया हो, ऐसा बताइए आप। जी सर। सर अंतःपुर होगा, अंतःपुर। बिल्कुल होगा, अंतःपुर होगा, अंतःकरण होगा, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको। सर हाँ सर बोल रही हूँ कि हमको ना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। प्रातः काल में जैसे कि यहाँ पे और है और उसके बाद विसर्ग है, तो यहाँ तो मतलब कैसे हो रहा है सर? प्रातः यहाँ आ है ना, आ कहाँ है बताइए, किस अक्षर पे आ है? प्रा में आ की मात्रा अच्छा, पे। एक मिनट होल्ड करिए। जब आप संधि पढ़ती हैं तो आखिरी शब्द जुड़ता है या पहला वाला शब्द अक्षर? अच्छा हाँ सर। अरे ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अंतिम अक्षर के साथ जुड़ता है ना, तो इसलिए उसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। एक और सर उसमें हाँ सर उसमें पुनः आगमन हो सकता है सर? नहीं, पुनरागमनाय बोलते हैं, पुनः आगमन कैसे होगा? ये पुनः नहीं होता है सुशी जी, पुनः होता है। आ की मात्रा सर नहीं वही होती। बोले सर, पुनः क्या कैसे हो गया सर? पुनः आगमन। पुनः आगमन के लिए हम लोग शब्द रखें पुनरागमन। अच्छा ये इस सूत्र में नहीं आएगा, पुनरागमन लिखते हैं। ठीक है, र के ऊपर र ऊपर चला जाता है। देखिए कुछ 5-6 शब्द मैं बता रहा हूँ, ये अक्सर परीक्षा में आता है। उसमें अधः पतन आता है, ADH, अधः पतन। अभी इसी पे बहस चल रहा था और मैंने मना कर दिया था और आप उस पर स्टैंड नहीं कर पाई। अधः पतन असल में यह संस्कृत का शब्द है। यथारूप अगर इसको आप हिंदी में लिखते हैं तो अधः पतन लिख सकते हैं, नहीं तो अधोपतन लिखा जाता है हिंदी में। ठीक है, उसके बाद प्रातःकाल आपने बता ही दिया, उसके बाद अंतःपुर बता दिया। एक और शब्द है पयःदान, हालांकि यह संस्कृत का रूप है और उसी रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है सर ये लिख दीजिए वर्ड क्या बोल हाँ। रहे हैं, वो थोड़ा सा सुनने में ना एक ये देखिए, ये मैंने टाइप करके भेज दिया, पयःदान मैंने लिखा। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं 5वें रूल में। इसका मतलब क्या होता है सर? पयःदान मतलब? पयः किसको बोलते हैं? पय मतलब? पानी को बोलते हैं ना। पयःदान ये संस्कृत क्या का सर? शब्द है। पय पानी को बोलते हैं, जल। अच्छा ठीक है, जल का दान अगर करें तो बहुत अच्छा दान माना जाता है। अब हम 5वें नियम में आते हैं। इसका 5वां नियम है, सर इसको मिलाने से क्या बनेगा? वो वैसे ही पयःदान उसी रूप में लिख देते हैं। ये संस्कृत का शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तत्सम शब्द जिसको कहते हैं। अब हम आते हैं नियम 5 में। मैंने आपको बताया कि अह के बाद क, ख और प, फ। अब यहाँ अह के बाद अह के साथ में आपका य, र, ल, व रहे। य, र, ल, व और ह, ये एक ग्रुप हो गया ना, य, र, ल, व, ह एक समूह हो गया। तो अगर अ के बाद अह के बाद य, र, ल, व और ह आए तो विसर्ग को हम ऊ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है,
ऊ में परिवर्तन कर देते हैं। सर और विसर्ग को क्या बोले? विसर्ग जो है, जैसे अ की जो मात्रा है वह ऊ में बदल जाती है, और जो अ होता है उसको हम ओ में बदल देते हैं। थोड़ा सा कठिन है, इसको 2 बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। मैंने बताया कि अह के बाद मतलब विसर्ग के बाद यदि य, र, ल, व और ह आता है तो विसर्ग ऊ में बदल जाता है, और उसके पहले जो अ होता है वह ओ में बदल जाता है। क्लियर है? क्लियर है या आगे बताएं मैं? अरे बोलिए, कोई आपने से बोल नहीं रहा है। ठीक है सर। जी सर क्लियर है। इसका एक उदाहरण सर दीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, रूल लास्ट वाला सुनने बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ में नहीं आना चाहिए। मैंने बताया अह लिखा हुआ देखा आपने, अह के बाद य, र, ल, व, ह है, तो अह में जो ये अ है, अ जो है ये बदल जाता है ओ में। ठीक है, अ जो है इसको हम परिवर्तन कर देते हैं ओ में। ठीक है, और ये जो विसर्ग का चिन्ह है इसको हम बदल देते हैं ऊ में, छोटा ऊ में। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण दें तब समझ में आएगा। मन धन हर क्या होगा? मनोहर। मनोहर, एकदम आसान है। अ जो है ओ में बदल गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा उदाहरण मनोविकार। मनोदशा सर। मनोविकार मैंने बताया, मन धन विकार। ठीक है, उसके बाद मनोरथ अगर कहें तो मन धन रथ। अर्थात इसमें देखिए य, र, ल, व के पहले अगर अ आ रहा है तो वो ओ में बदल जा रहा है बस। पुरोहित का बताइए आप लोग। पुरोहित। पूरा धन हित। पूरा धन हित नहीं, हित। ह में छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, आगे बढ़े। ये जो हित आप बोले हाँ। लास्ट वाला, तो तब नीचे हलंत होगा सर या बस सिर्फ त? अरे पूरा धन हित लिखते हैं ना, पूरा है। त में हलंत नहीं देते, लेकिन फिर भी पूछ ले रहे कि बहुत सारा चीज तो हम लोग गलत करते हैं ना, इसीलिए। अरे बाबा, अंत में त में हलंत संस्कृत में होता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। पूरा धन हित बराबर पुरोहित हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक ठीक। चलिए अब एक और मेरी तरफ से। सरोज कैसे लिखेंगे? सर धन ओज। नहीं, और कोई बताइए। सरह सरह धन ज इसको लिख देते हैं सर। एकदम सरह धन ज। मनोज को कैसे लिखेंगे? ठीक सर, मनः धन ज। धन जो। हाँ, पयोधर का? क्या का सर? पयोधर, पयोधर। पयः धन धर। यशोदा? यशः धन दा। यशः धंधा। ठीक है, इसका सूत्र आपके समझ में आया? जी सर। कैसे बताइए? सर ओ जो है वो उसको मतलब अ का मतलब पयोधर अ का ओ में बदलेंगे सर। हाँ। और उसके बाद ये विसर्ग लगा, जैसे पयोधर है तो पय करेंगे, हाँ, अ लगाएंगे। इसका नियम यह कहता है कि यदि अ के बाद मतलब विसर्ग के बाद, अ के बाद विसर्ग है अह, मान लीजिए अह के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आए, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आए तो अ को ओ में बदल देते हैं बस। मतलब नियम 5 का ही ये रूप है। ये 6 नियम आपको मैंने बता दिया। एक सर अंतिम, लास्ट वाला नियम एक बार रिपीट कीजिए ना। मैंने अभी तो आप लोगों ने इसको हल किया। मनोहर, सरोज, मनोज, ये मैंने बताया ना आपको उदाहरण। ये इसी का मैंने नियम बताया कि अह मतलब अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर। तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? क वर्ग का ग, घ और अंग होता है। उसके बाद च वर्ग का ज, झ, इ होता है। ट वर्ग का ड, ढ, अण होगा। उसके बाद वाले वर्ग का द, ध, न होगा। उसके बाद प वर्ग का क्या आएगा? ब, भ, म आएगा। मतलब इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर अगर आता है तो वो जो है अ जो है ओ में बदल जाता है। एकदम आसान है। छठा नियम लिख लीजिए, ये स्पष्ट हो गया। छठा नियम है कि अगर विसर्ग के बाद अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर आता है तो विसर्ग के बाद जो भी स्वर रहे वो र में बदल जाता है। लिख लीजिए इसको, अक्सर इसमें से भी प्रश्न आता है। तो ये अगर सूत्र याद रहे तो आप कर पाएंगे। विसर्ग के
पहले अक्षर अ आ को छोड़कर कोई और स्वर अगर आता है, ठीक है, विसर्ग के पहले मतलब जैसे विसर्ग का जो ये निशान हो गया, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, विसर्ग का जो निशान हो गया, ये कह रहे हैं हम अ और आ इसको छोड़ करके कोई और स्वर आ जाए, मतलब छोटी ई आ जाए, ठीक है, छी जैसे लिखते हैं, तो इस तरह का अगर कोई भी आ जाए तो वो किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। उदाहरण बताएंगे आप में से कोई बताएगा? सर निर्विकार, दुरात्मा, निर्विकार हो गया, निर्विकार जिसको कहते हैं। दुरात्मा का क्या हाँ। संधि विच्छेद होगा? दूर, दुहधन, उसके बाद आत्मा, आत्मा, दुह प्लस आत्मा, दुह प्लस आत्मा, दुह प्लस आत्मा, दुह प्लस दुह आत्मा। दुह हाँ, दुह और प्लस आत्मा, दूर आत्मा नहीं करेंगे। और ये अक्सर हम लोग गलती करके आ जाते हैं, परीक्षा में दुरात्मा देता है और हम लिख के आते हैं क्या, दुर और आत्मा, नहीं, वहाँ दुह होगा। ये जो मैंने आपको सूत्र बताया है कि अ और आ के पास विसर्ग, मतलब अह और आह के बाद अगर कोई और स्वर आता है तो वह र में बदल जाता है, ठीक है। एक और उदाहरण लीजिए, निरुपाय। निरुपाय का क्या होगा? निधन उपाय, निधन उपाय, ठीक है। निधन उपाय, हाँ, निरर्थक, निधन अर्थक, ठीक है। निर्गुण, निरीक्षण आएगा सर इसमें? हाँ? गुण, निधन गुण, निरीक्षण इसमें कैसे आएगा? निधन गुण, निधन गुण, ठीक है। निराशा, निरीक्षण किस में आएगा? अरे निरीक्षण विसर्ग संधि में ही आएगा, लेकिन उसपे पांचवा नियम नहीं निधन लागू रक्षा, होगा। अब वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, र में बदल जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, अगर लेते हैं तो पांचवें में आएगा, ठीक है। चलिए, अब अंतिम नियम है कि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई और स्वर्ग आता है, और विसर्ग के बाद अगर य र ल व ह आता है तो वो भी र में बदल जाता है। र मतलब सिर के ऊपर चढ़ के र बोलेगा। जैसे अभी से बोलिए। मैंने ये बताया कि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर अगर होता है, ठीक है, और उसके बाद हाँ। य र ल व मतलब तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर आता है किसी वर्ग का, तो वह र जो है वो सिर के ऊपर चढ़ जाएगा। सिर के ऊपर र कैसे चढ़ता है? निर्गुण, जैसे आपने अभी लिखा रवि जी ने, निधन गुण, तो गु के ऊपर र चला गया। इसी तरह से निर्जल अगर मुझे लिखना होगा तो कैसे होगा उसका संधि विच्छेद? निधन जल, निधन जल, मतलब वो जो र है वो कहाँ, सिर पे आ गया ऐसे, ठीक है। वो जो निरुपाय आप बताए थे, तो हाँ। निरुपाय का निर होगा, नी र लगाएंगे सर उसमें, नहीं, नी होगा, र, नहीं, निरुपाय नहीं खाली होगा, र नहीं निधन लगाएंगे होगा, नहीं, ये, हाँ, सर, हाँ, बोल रही हूँ कि परिभाषा क्या था, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। कोई दूसरा वर्ण हो तो 3, 4, 5 और य इसका मैंने बताया कि अ और आ में अगर विसर्ग लगा है, इसको छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, जो भी हो, और किसी भी उसका पहला, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, क्या, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवा वर्ण हो, पा में आगे मात्रा छूट गई है, पांचवा वर्ण हो तो ये सब सिर के ऊपर र बन जाएगा। जैसे निर्गुण, ठीक है, निर्जन, निर्विकार, दुर्नीति, निर्झर, निर्जन, इस तरह का इसमें संधि विच्छेद आएगा। और ये आज आप पूरा कर रहे हैं। कोई संदेह हो इसमें नियम 7 में तो बताइए, क्योंकि नियम 7 में से आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न आया, मैंने देखा है 3 से 4 प्रश्न मैंने देखा है।